हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स लेकर आए हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आज हम 4 प्रिंसिपल्स ही पढ़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं 14 प्रिंसिपल्स में से। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको ये प्रिंसिपल्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल आज जो हम पढ़ेंगे वो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? फ्यूल इसमें ये कहते हैं कि हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपीरियर होना चाहिए और एक बॉस, यानी कि एक सुपीरियर का, हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का एक ही सुपीरियर होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय के एक या एक से ज़्यादा सुपीरियर होंगे तो उस केस में प्रिंसिपल जो है ये वाला यूनिटी ऑफ कमांड वो वायोलेट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और अगर वहाँ पर हमारा एक से ज़्यादा बॉस है तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम किसकी बात को सुने और किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। इसीलिए फ्यूल ने इस प्रिंसिपल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर फ्यूल का ये वाला प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड अगर वायोलेट हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। उससे ये हो जाता है कि जो सुपीरियर्स हैं उनके बीच में लड़ाई हो सकती है, क्योंकि बॉस दो इंसान हैं। अगर वो ये कह रहे हैं, एक कह रहा है कि एम्प्लॉय को एक तरीके का ऑर्डर दे रहा है, दूसरा दूसरी तरीके का ऑर्डर दे रहा है, बट दोनों चाहते हैं कि मेरी ही बात सबॉर्डिनेट माने, बट ऐसा हो नहीं सकता। तो उस केस में जो सुपीरियर्स हैं, जो बॉस हैं, उनकी आपस में लड़ाई हो सकती है। और दूसरा ये हो सकता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है एम्प्लॉय के माइंड में भी, कि उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का और उसको कहा जा रहा है, प्रोडक्शन इंचार्ज उसको कह रहा है कि आप प्रोडक्शन को स्लो करो जिससे कि क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन हो सके। लेकिन जो सेल्स इंचार्ज है वो ये कह रहा है कि भाई आप जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन को बढ़ाओ जिससे कि जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो हमारे कंप्लीट हो जाए। अब इस सिचुएशन में एम्प्लॉय तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया ना, उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो प्रोडक्शन इंचार्ज की बात माने या फिर सेल्स इंचार्ज की बात माने। ऐसे में यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो पूरी तरीके से वायोलेट हो गया। इसीलिए ये अगर ऐसा हो जाता है तो वहाँ पर स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हो पाता। इसीलिए फ्यूल कहते हैं कि इसको अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन जो है वो बना रहे। ये प्रिंसिपल हमें ये कहते हैं। ना नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल क्या होता है? रेम्यूनरेशन मतलब वही जो हम पे या फिर जो हम कंपेंसेशन एक एम्प्लॉय को देते हैं उसकी सर्विसेज के बदले। और पर्सोनल कौन है? वही एम्प्लॉय जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल में ये कहा जाता है कि जो ओवरऑल पे होती है और कंपेंसेशन होती है एम्प्लॉयज़ की, जो अपने काम के बदले में वो लोग लेते हैं, वो फेयर होनी चाहिए, किसी की भी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हमने दो इंसान को एक जैसे काम के लिए रखा है तो ऐसा ना हो कि एक को हम कम पैसे दे रहे हैं और एक को हम ज़्यादा पैसे दे रहे हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं चलेगा रेम्यूनरेशन देने में। अब फ्यूल ये भी कहते हैं कि फ्यूल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को हम फेयर वेजेस दें। और क्यों दें? जिससे कि वो एक रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका मेंटेन हो सके। मतलब एटलीस्ट उनकी वेजेस, उनकी सैलरी इतनी तो हो कि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करके रख सकें। और दूसरा, रेम्यूनरेशन जो है वो डिपेंड करेगा कि एम्प्लॉयज़ किस तरीके का काम कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और अदर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कॉम्पिटिटर्स के बेस पे भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रेम्यूनरेशन सेट करके रखोगे कि इस एम्प्लॉय को मुझे कितनी देनी है। और पेइंग कैपेसिटी भी ज़रूर देखी जाती है। इसका मतलब है कि कंपनी जितना पे कर सकती है उतना ही उसको पे करना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर वो एक एम्प्लॉय को 30,000 दे सकती है बट वो 40,000 उसको पे कर रही है, तो उस केस में उसकी पेइंग कैपेसिटी से बाहर वो पे कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेम्यूनरेशन जो है वो शुड बी जस्ट और इक्विटेबल होनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे खुशहाली का एटमॉस्फेयर हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा और वर्कर्स और मैनेजमेंट के भी रिलेशंस बहुत अच्छे से रहेंगे।
और जो कंपनी की वर्किंग है वो स्मूथली चलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भी है कि अगर एक कंपनी को हाई प्रॉफिट अर्न होता है, अगर वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है अगर एक फर्म, और तो उस फर्म को उस प्रॉफिट को ये नहीं कि वो शेयर होल्डर्स में बांट दे या फिर वो मैनेजर्स को एज अ कमीशन दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ में, क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ ही रिस्पॉन्सिबल है उस हाई प्रॉफिट के पीछे। एम्प्लॉयज़ ने मेहनत करी है, सबने मिलकर काम किया है, तभी एक कंपनी एक फर्म जो है वो हाई प्रॉफिट कमा पाई है। इसीलिए रेम्यूनरेशन को इक्विटेबल और जस्ट कहा गया है। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? अब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर की ज़रूरत है एक मैनेजर में, अगर उसको एम्प्लॉयज़ को फेयरली डील करना है। ये कहीं ना कहीं इक्विटी जो है वो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल से मिलता जुलता थोड़ा सा प्रिंसिपल है। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल में तो हम सिर्फ रेम्यूनरेशन की बात कर रहे थे, यानी कि सिर्फ सैलरी या फिर वेजेस की बात कर रहे थे, बट इक्विटी में हम पूरी ओवरऑल ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि हम एक एम्प्लॉय को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर फ्योल ये कह रहे हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए एक मैनेजर को बहुत अच्छे एक्सपीरियंस और गुड सेंस की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो हर एक एम्प्लॉय को इक्वली ट्रीट कर सके। इस प्रिंसिपल में वो ये कह रहे हैं कि शुरू में ही आप जो है काइंडलीनेस और जस्टिस मैनेजर के बिहेवियर में होना चाहिए वर्कर्स के प्रति। इससे क्या होगा कि वो भी लॉयल्टी अपनी शो करेंगे और डिवोशन शो करेंगे। कह रहे हैं इसमें, यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि जो लेज़ी पर्सोनल है, मतलब जो अगर आलसी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आलसी लोग भी होते हैं जो काम करना पसंद नहीं करते हैं जल्दी से, तो उनको हमेशा थोड़ा स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए उनके साथ, जिससे कि हर एक को ये लगे कि मैनेजमेंट की नज़रों में हर एक इंसान बराबर है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, बिलीफ। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमें वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं करना है किसी भी बेसिस पे। अगर हम इसको आज के समय में भी, जैसे MNC कंपनीज़ में भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे नेशनैलिटीज़, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कल्चर के लोग काम कर रहे होते हैं वहाँ पर लोग काम। तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर फ्री एनवायरनमेंट है, वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, हर एक किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, और इसी वजह से कंपनी जो है वो राइज कर रही है। यही इस प्रिंसिपल में फ्योल बताना चाहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है कि जैसे वर्कर्स जो है वो एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उनको सेम जॉब प्रोवाइड करी गई है और सेम टाइम पे, तो उनको हमेशा हमें सेम वेज रेट देना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को हम कम दे रहे हैं, किसी को ज़्यादा दे रहे हैं, या अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम बहुत ज़्यादा ही रिवॉर्ड दे देते हैं, और कोई अगर बहुत बुरा काम कर रहा है तो हम उसको बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट दे देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फेयरली डील्ड होना चाहिए और सबऑर्डिनेट को एक फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो रिवॉर्ड देना हो या फिर पनिशमेंट देनी हो। ये वाला प्रिंसिपल हमें ये बताता है। अब हम लास्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे आज का, जो कि है एस्प्रिट द कॉर्प्स। अब एस्प्रिट द कॉर्प्स में क्या बताया है? एस्प्रिट द कॉर्प्स का क्या मतलब होता है? टीम स्पिरिट या फिर यूनियन इज स्ट्रेंथ। यहाँ पर टीम वर्क की बात करी गई है। मैनेजमेंट को ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टीम स्पिरिट जो है वो प्रमोट करे, आपस में टीम में सब मिलके काम करें। कोई भी एक अकेला अपनी मर्जी से काम में ना लगा रहे, सब मिलके काम करें, जिससे कि एम्प्लॉयज़ के बीच में यूनिटी बनी रहे और आपस में हार्मनी भी बनी रहे, मतलब प्यार से आपस में रहें। तो फ्योल इसमें ये कहते हैं कि मैनेजमेंट को एक टीम वर्क जो है वो प्रमोट करना चाहिए। टीम वर्क प्रमोट करने से, स्पेशली जो है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में तो वैसे भी टीम वर्क प्रमोट होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ईजीली अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। इससे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन भी लॉस हो सकता है, कोऑर्डिनेशन में भी कमी आ सकती है, कोऑपरेट नहीं करेगा कोई भी किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। और दूसरा कि मैनेजर को जो है वो आई को रिप्लेस करके वी में कन्वर्ट कर देना चाहिए। हमेशा उसको ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी वजह से ही ये ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है, उसको ये कहना चाहिए कि हम सब ने मिलकर इस पे काम किया है तभी ये ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हुआ है।
इससे क्या होगा, एक म्यूचुअल ट्रस्ट बनेगा एम्प्लॉयज़ के बीच में और वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उनके अंदर आएगी। उनको ये लगेगा कि वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और उनको भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा समझा जाता है और उनको भी इम्पोर्टेंस मिलती है। इससे ये चीज़ें होती हैं और पेनल्टीज़ भी कम लगेंगी क्योंकि लोग आपस में मिलके काम करेंगे। जब उनको पता है कि हमें अप्रिशिएट करा जाता है हर काम के लिए और हमें रिस्पॉन्सिबल माना जाता है अगर कुछ अच्छा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस केस में वो लोग वहाँ पर गलतियाँ भी कम होंगी और पेनल्टीज़ भी कम लगेंगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर जो है उसने एक टारगेट दिया 200 यूनिट का 10 मेंबर में कि 20 यूनिट्स हर एक बंदा कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि 200 यूनिट्स उसने बनाने को दिए और 10 मेंबर हैं, तो 20 यूनिट्स सब मेंबर बना लेंगे। अब उसमें से 10 मेंबर में से 2 मेंबर जो हैं, 2 वर्कर जो हैं वो बीमार हो गए। तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक, एस्प्रिट दी कॉर्प्स के मुताबिक क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि जो बाकी 8 मेंबर्स हैं वो आपस में कुछ मिल के ज़्यादा काम कर लें और ग्रुप टारगेट को अचीव कर लें। उससे उनकी हेल्प हो जाएगी। वो 2 मेंबर जब कभी ठीक होंगे तो वो आपस में फिर वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, उनको एक कोऑर्डिनेशन बनेगा, वो सपोर्ट करेंगे। उनको लगेगा कि जब हमें ऐसा हो गया था तो इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया था, तो वो और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ये एस्प्रिट दी कॉर्प्स कहता है। इससे यही पता चलता है कि जो फ्यूल के 14 प्रिंसिपल हैं वो कहीं ना कहीं मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं और कहीं ना कहीं उनका मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। पर जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता जा रहा है, उसमें जो है प्रिंसिपल्स जो हैं कहीं ना कहीं उनकी इंटरप्रिटेशन या फिर कुछ भी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन वो कहीं ना कहीं चेंज होते जा रहे हैं। तो ये थे आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल में से 4 प्रिंसिपल्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। यही हमारे लिए मोटिवेशन है। हम आपके लिए नई नई एक्साइटिंग वीडियोज़ लाएंगे।